गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जैसे कि आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑन 2023 के लैंडमार्क भी कह सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कह सकते हो जिनके चांसेस है हरियाणा जुडिशरी में पूछने की। तो हमारा जो अभी जो चलेगा संडे तक के जो वीडियो चलेंगे वो हरियाणा जुडिशरी से रिलेटेड ही चलेंगे। उसके बाद से हम फ्रेश कोई ना कोई एक्ट को स्टार्ट करेंगे और रेगुलरली मेरे इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा, जिससे कि जो व्यक्ति जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो कोई फीस अफोर्ड नहीं कर रहा, तो फुल फ्लेज कोर्स जो है उसके लिए मैं लेके आ रही हूँ। मंडे से जो है वो कंटिन्यू होगा और उससे पहले हम हरियाणा जुडिशरी से रिलेटेड ही करेंगे। तो आज का इंपॉर्टेंट जजमेंट में द फर्स्ट जजमेंट इज XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जजमेंट किससे रिलेटेड है? ये जब XYZ का मतलब है यानी कि ये पर्सनल मैटर से रिलेटेड है, जैसे रेप विक्टिम्स हो गए या आप ये कह सकते हो फैमिली मैटर से रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्सुअल हरासमेंट केसेस अपार्ट फ्रॉम रेप केसेस टू बी हेल्ड इन कैमरा। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी सुनवाई कैमरा में होनी चाहिए। कैमरा ट्रायल क्या होता है? कैमरा ट्रायल का मतलब होता है कि सिर्फ वहां पर विक्टिम ही प्रेजेंट होना चाहिए और इम्पोर्टेंट जो पर्सन है उसके से रिलेटेड वही प्रेजेंट होंगे, न कि हर एक आम पब्लिक की बात हो रही है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रेट किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट्स डीलिंग विद कंप्लेनेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट इन ए सेंसिटिव मैनर। बड़े ही सेंसिटिव तरीके से कोर्ट ने कहा कि डील करना पड़ेगा कोर्ट्स को। कोर्ट इशूड द फॉलोइंग गाइडलाइंस। कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इसमें जारी की, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी गाइडलाइंस है। फर्स्ट, अलाउिंग सच प्रोसीडिंग्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा वेयर अप्रोप्रिएट। जहां तक संभव हो सके, जहां पर उचित हो, कंडक्ट करना है, अपने कैमरा ट्रायल करना है, आइदर अंडर सेक्शन 327 CRPC और व्हेन द केस अदरवाइज इन्वॉल्व्स द एग्रीव्ड पर्सन विटनेस टेस्टिफाइंग एज टू देयर एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट या वायलेंस। कि जो कोई एग्रीव्ड है, कोई विटनेस टेस्टिफाई करना है सेक्सुअल हरासमेंट के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो उस मैटर में आप सेक्शन 325 CRPC को फॉलो करेंगे और अदरवाइज जो भी और इन्वॉल्वमेंट्स हो रहे हैं उनमें, उनके लिए भी। सेक्शन 327 CRPC क्या कह रहा है? वो कोर्ट्स की हियरिंग की बात करता है कि कोर्ट्स की हियरिंग कैसे होगी, किस तरीके का ट्रायल होगा, क्या वो ओपन होगी, क्या वो कैमरा ट्रायल होगा। Allowing the installation of a screen to ensure that the aggrieved woman does not have to see the accused while testifying, or in the alternative, directing the accused to leave the room while the aggrieved woman's testimony is being recording। जब aggrieved women की टेस्टमनी, उनकी गवाही, उनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, तो एक ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि कोई भी एक स्क्रीन जो है वहां पर लगाई जाए और अक्यूज जो है उस समय वहां प्रेजेंट ना हो। क्योंकि इसका रीजन ये है ना कि जब एक्यूज वहां प्रेजेंट होगा तो विक्टिम है जो एग्रीव्ड है उसके माइंड में कुछ ना कुछ डर जरूर रहेगा। Ensuring that the counsel for the accused conducts the cross examination of the aggrieved women in respectful fashion and without asking inappropriate question। गलत जो क्वेश्चन है वो आस्क नहीं करेगी, especially regarding the sexual history of the aggrieved woman। ये बार बार उस पर आप ये कह सकते हो कि जिससे उनके इंसल्ट फील हो, एनोयंस फील हो, उस मामले में उसकी हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानेंगी कि उसका पहले क्या रोल था, क्या वो सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, जैसे कि पिंक मूवी में दिखाया गया, तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे। सेकंड केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मैसर्स गणपति डीलकॉम। मैसर्स गणपति डीलकॉम ये केस जो है ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से, प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड crucial aspects relating to Benami Transactions Prohibition Act. The ruling highlighted the need for constitutional validity, fairness and rationality in legislative provisions। कि जो भी legislative provisions है उससे related जो है उनकी नीड है कि constitutional validity इसको होनी चाहिए बेनामी ट्रांजेक्शन को, while also addressing the prospective application of the act। इस एक्ट की जो है prospective application होनी चाहिए, बैक डेट से नहीं बल्कि जब से ये एक्ट आया था उसके बाद इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। दिस डिसीजन सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन लॉज इन इंडिया। इस केस से क्या है कि अब एक इंटरप्रिटेशन हो गया है इस लॉ का, बेनामी ट्रांजैक्शन का, कि वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में आएगा या प्रोस्पेक्टिव आएगा। तो एक प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया गया है, यहाँ पर एक केस आ गया
मान लो ये केस है, ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा, आगे जो भी फैसले होंगे वो इसी के हिसाब से लिए जाएंगे। नेक्स्ट केस है इन री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2023 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। इसमें क्या अपहेल्ड किया गया है कि जो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो एक यूटी बनाने की बात की गई थी, आर्टिकल 370 को जो है रिमूव कर दिया गया था, तो उसको अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो वैलिड है, किसी प्रकार का दिक्कत उसमें नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पुरुषोत्तम दास का केस क्या कहता है? ये केस जो है इसने अपने पुराने जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा एंड अदर्स का केस को ओवर रूल किया है। ये वर्ड है यहाँ पर ओवर रूल, which bars the exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution in cases assailing order passed by the Armed Forces Tribunal। उसमें क्या था? बार था कि जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के जो मैटर्स हैं उनका jurisdiction 226 में नहीं आएगा। The Supreme Court in view of the landmark judgment of L. Chandra versus Union of India held that the order passed by the tribunal will be subject to the jurisdiction of High Court and Article 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस लैंडमार्क जजमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन के इस लैंडमार्क जजमेंट को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी ट्रिब्यूनल के बाद द्वारा कोई जजमेंट पास किया जाएगा उसका जुरिडिक्शन जो है हाई कोर्ट और आर्टिकल 226 को भी होगा। नेक्स्ट केस है हमारा अरुण भोयन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। ये है यूएपीए के अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है उससे रिलेटेड जो केस है, उसमें ये बात कही गई है कोर्ट ने कि mere membership of an unlawful organization is an offense under UAPA के अंडर जो है ये एक offense है। The Supreme Court held that if a person knowing full well that an association of which he is the member is declared as an unlawful association due to its unlawful activities, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को जब पूरी नॉलेज है कि वो जिस एसोसिएशन का पार्ट बना हुआ है वो एसोसिएशन अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है एंड एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और देश की अखंडता और एकता को खत्म करने के लिए या उनके अगेंस्ट जो ये काम कर रही है, एंड स्टिल और अभी भी ही और शी कंटिन्यूज टू बी मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल एसोसिएशन, अगर वो व्यक्ति अभी भी उस एसोसिएशन का पार्ट रहता है, देयर आफ्टर सच पर्सन हैज डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर यूएपीए with the concise and continued membership of such unlawful association with banned organization। कोई भी बैन की हुई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी इस बात को जानते हुए कि वो अनलॉफुल एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर रही है या वो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और जो हमारा देश है उसकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, उस मैटर में अगर कोई पता होने के बाद भी जुड़ा रहता है तो फिर वो क्या होगा, वो ये माना जाएगा कि अगर उसका मेंबरशिप है उस अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का तो वो भी एक ऑफेंस है और उसमें और भी कुछ डिमांड नहीं चाहिए। तो इस केस का नाम है अरुण भोयन केस। चांसेस है कि इस बार ये पूछा जा सकता है, तो इसको आपने माइंड में रखना है, अरुण भोयन का केस। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें आर्टिकल 145 क्लोज 5 को जो है डील किया गया था। तो आर्टिकल 145 क्लोज 5 क्या बात करता है उसके बारे में पहले जानते हैं। वो क्या कहता है आर्टिकल 145 का क्लोज 5? आर्टिकल 145 का क्लोज 5 कहता है नो जजमेंट एंड नो सच ओपिनियन शैल बी डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेव विद द कंकरेंस ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द जजेस प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस। कि कोई भी ऐसा जजमेंट और ओपिनियन डिलीवर नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर वहां पर मेजोरिटी ऑफ जजेस जो है उससे रिलेटेड फैसला नहीं करते। बट नथिंग इन दिस क्लोज शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ जज हु डज नॉट कंकर फ्रॉम डिलीवरिंग डिसेंटिंग जजमेंट ऑफ ओपिनियन। लेकिन आप किसी जज को रोक नहीं सकते कि वो कोई डिसेंटिंग जजमेंट नहीं देगा। बेसिकली आर्टिकल 145 जो बात करता है वो रूल्स ऑफ द कोर्ट की बात करता है। तो ये माइंड में रखिएगा कि अगर रूल्स ऑफ द कोर्ट है वो आर्टिकल 145 में दिया गया है। तो a judgment delivered by a larger bench will prevail irrespective of the number of judges constituting the majority। कि larger bench का जो जजमेंट होगा वो प्रिवेल करेगा चाहे उसके नंबर ऑफ जजेस जिन्होंने उसमें अपने व्यूज दिए हैं वो मेजोरिटी में थे या नहीं थे। इन व्यू ऑफ आर्टिकल 145 क्लोज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया concurrence of a majority of the judgment at the hearing will be considered as a judgment or opinion of the court।
कंकरेंस जो होगी मेजोरिटी ऑफ जजेस की, वो ये माना जाएगा कि वो कोर्ट की ओपिनियन है. इट इज सेटल्ड दैट द मेजोरिटी डिसीजन ऑफ अ बेंच ऑफ लार्जर स्ट्रेंथ would prevail over the decision of a bench of lesser strength. कह रहे लेसर स्ट्रेंथ का, मान लो ये कह रहा है कि एक सेटल लॉ है कि द मेजोरिटी डिसीजन जो है किसी भी बेंच का वो स्ट्रेंथ करेगा, वुड प्रिवेल ओवर द डिसीजन ऑफ द बेंच ऑफ लेसर स्ट्रेंथ. जो कम जजेस की जो बेंच होगी उसके ऊपर जो ज्यादा जजेस की जो बेंच है उसका असर पड़ेगा, उसका जजमेंट जो है प्रायोरिटी में रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी, कि चाहे वो उसमें मेजोरिटी के कंस्टिट्यूट हुई या नहीं, वो भी इसमें कंसिडर किया जाएगा. ये है हमारा आर्टिकल 145. जो एक और हमने इसमें किया था, यूएपीए का कई बार एक्ट पूछ लेते हैं. यूएपीए जो है वो कौन से ईयर में आया था, तो ये जो एक्ट आया है ये 1967 का एक्ट है, तो ये थोड़ा सा माइंड में आप रखिएगा. नेक्स्ट है स्मृति तुकाराम बडाडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये बात करता है वल्नरेबल विटनेस की. अब ये वल्नरेबल विटनेस किस चिड़िया का नाम है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं. वल्नरेबल विटनेस क्या होता है, इसका अगर सिंपल मीनिंग आप समझो तो एक कमजोर गवाह, असुरक्षित गवाह को बोला जाता है कि एक ऐसा गवाह, एक ऐसा चाइल्ड जिसने 18 साल की एज कंप्लीट ना की गई हो. तो वल्नरेबल विटनेस से पहले, ये तो है 2022 का केस, इससे पहले एक केस और आ चुका है जिसने भी इस चीज के बारे में बात की थी. तो उस केस का नाम है साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 2004 का वो केस है, उसमें ये बात कही गई थी कि वल्नरेबल विटनेस कौन होता है, क्या है. लेकिन इस केस में क्या किया गया कि इसका जो डायमेंशन है, इसका जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया. इसमें कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है, लेकिन अब वो गाइडलाइंस अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज द नीड for and importance of setting up facilities which cater to the need for creating safe and barrier free environment for recording the evidence of vulnerable witnesses. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए वल्नरेबल विटनेसेस को जो उनको एक सेफ और फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, जिससे कि वो अपना विटनेस, अपनी जो गवाही है, अपनी जो टेस्टिमनी है वो दे सके. ये एक इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है. स्टेट थ्रो सीबीआई वर्सेस टी गंगा रेड्डी, ये 2003 का केस है. ये डिफॉल्ट बेल की बात करता है और कैंसिलेशन की. द केस परटेन्स टू द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट बेल एंड कैंसिलेशन ऑफ डिफॉल्ट बेल. डिफॉल्ट बेल इज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांटेड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स एंड नॉट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स पर ही आपको ये राइट प्रोवाइड करना होता है, तो इसलिए एक मैटर ऑफ राइट है. एक्यूज का राइट बन जाता है कि अगर 60 और 90 दिन के अंदर अगर चालान पेश नहीं होता तो उनका राइट बन जाता है कि वो वहां पर डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं. अब जब डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई होगी तो उसमें टेक्निकल ग्राउंड्स देखा जाएगा कि 60 या 90 दिन का टाइम पीरियड फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ. आप उसमें मेरिट को डिसाइड नहीं करोगे भी मेरिट क्या कहती है, क्या इसके सर्कमस्टेंसेस थे. द क्वेश्चन दैट अरोज वाज वेदर डिफॉल्ट बेल कैन बी कैंसल्ड आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ चार्जशीट. अब इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या डिफॉल्ट बेल को चार्जशीट पेश करने के बाद कैंसिल किया जा सकता है when it was granted for not filing it within 90 days as per the CRPC. जब वो ये फाइल नहीं की गई थी 90 days में. There is no absolute bar that once a person is released on default bail it cannot be cancelled. इसमें ये बात भी क्लियर की गई कि ऐसी कोई बार नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको आपने एक बार डिफॉल्ट बेल दे दिया तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता. अगर वो टेम्परिंग द एविडेंसेस कर रहा है या थ्रेटनिंग टू द विटनेसेस कर रहा है या कोई और ऐसे रीजन है जिसके ग्राउंड पर उसको बेल को कैंसिल किया जा सकता है. वंस एन एक्यूज्ड इज रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167 क्लोज 2 CRPC प्रोवाइजो, इसमें अगर आपने रिलीज कर दिया प्रोवाइजो हिज बेल कैन नॉट बी कैंसल्ड ऑन मेरिट्स, उसकी बेल को कैंसिल नहीं किया जा सकता एज इट विल गिव एन मिनिमम प्रीमियम टू द lethargic and negligence may be given case of deliberate attempt on the part of investigating agency. ये माना जाएगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा जानबूझकर ये काम किया गया कि वो चार्जशीट को टाइम से फाइल ना करें. Therefore, once a person is released, his bail cannot be cancelled on mere filing of charge sheet. तो सिर्फ चार्जशीट फाइल करने से आप उसकी बेल को कैंसिल नहीं कर सकते हो, but can be cancelled on making out a special and strong ground that commissions of non-bailable crime is disclosed from the charge sheet or on the general ground like tampering the evidence, witnesses or not cooperating with the investigating agency or trial.
आप अदर ग्राउंड्स पर जो है डिफॉल्ट बेल को कैंसिल करवा सकते हो कि जो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, विटनेस को धमका रहा है या इन्वेस्टिगेशन करने में हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो उस ग्राउंड पर उसकी बेल को जो है डिफॉल्ट बेल को कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज हेयर सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेम सेक्स मैरिज 5 जज बेंच है। इसमें क्या कहा गया उसको भी समझ लेते हैं। 5 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, कंप्राइजिंग जस्टिस SK Kaul, S Ravindra Bhatt, Hema Kohli and PS Narasimha had unanimously held that there was no fundamental right to marry in India, कि ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है सेक्स की, जो सेम सेक्स की मैरिज का। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट बनता है। जजेस के नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इस फैसले के अंदर कौन सा जज था। Further, it was also unanimously held that Supreme Court could not legislate upon pure marriages at the same would violate the doctrine of separation of power and would amount to entering the domain of the legislation। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ये, अगर मान लो आप ये कहो कि सुप्रीम कोर्ट एक लॉ बना के दे दे इसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये सेपरेशन ऑफ जो पावर्स होता है, सेक्शन आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियल पावर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो अलग अलग है, तो हम जो है उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। However, the court had also unanimously held that the queer couple have a right to cohabit without any threat of violence, coercion of interference, कि जो ऐसा कपल होता है सेम सेक्स से रिलेटेड, उनको किसी भी प्रकार के धमकी की जो डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का उन पर दबाव नहीं होगा, बट फ्री फ्रेंड फ्रॉम पासिंग एनी डायरेक्शन टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज दिस रिलेशनशिप एज मैरिज। पर उसको उसके लिए जो है मैरिज जो रिलेशनशिप जो मैरिज की फॉर्म में होगा वो पास नहीं किया जा सकता। Additionally, in a 3-2 decision, the Supreme Court denied queer couples the right to adopt children। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो कपल जो है किसी चाइल्ड को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस इज हेयर पंकज बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और एक बसंत बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दो केसेस से रिलेटेड, PMLA से रिलेटेड है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 का है ये। तो इसमें कहा गया कि अगर आपको ED के द्वारा सम्मन दिया जाता है और आप उसको नॉन कोऑपरेशन कर रहे हो, उसके साथ उसका सहयोग नहीं कर रहे हो, तो ये ग्राउंड नहीं है कि आप उस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट कर लोगे। मान लीजिए ED ने आपको सम्मन भेज दिया, आपने उस सम्मन को तामील नहीं किया या आप उस सम्मन की बात को नहीं मान रहे हो, तो वो अब ED ये नहीं कह सकता कि हमारे पास एक ग्राउंड बन गया है कि हम अब इसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया है। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बात करता है स्पोर्ट पर्सन्स की। स्पोर्ट पर्सन्स कहाँ बताया गया? स्पोर्ट पर्सन्स है पोक्सो के रूल्स 2020 में। स्पोर्ट पर्सन इज डिफाइंड अंडर दिस एज ए पर्सन असाइंड बाय द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी टू रेंडर असिस्टेंट टू द चाइल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, और एनी अदर पर्सन असिस्टिंग द चाइल्ड इन अ प्री ट्रायल एंड ट्रायल प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अंडर द पोक्सो एक्ट 2012। इसमें कहा गया कि स्पोर्ट पर्सन क्या जो है वो उस पर्पज से उसे डिसाइड किया जाएगा, उसे सिलेक्ट किया जाएगा कि जो उसके प्री ट्रायल में और ट्रायल की स्टेज में वो उस चाइल्ड के साथ रहेगा और उसके बिहाफ पर उसकी जो है सेफ्टी का ध्यान रखेगा, उसकी स्टेटमेंट्स का ध्यान रखेगा, टेस्टिमनी का ध्यान रखेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो है असाइन किया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज हेयर रवनव शिप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, ये 2023 का केस है। इसमें इनहेरेंट राइट जो है इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की, जो बोर्न आउट ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से उनके राइट्स की बात की गई है। द कोर्ट हेल्ड दैट द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट अ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर डिसीज्ड पेरेंट्स व्हिच वुड हैव बीन अलॉटेड टू देम ऑन अ नोशनल पार्टीशंस ऑफ द हिंदू को-पार्टनरी प्रॉपर्टी। However, such children are not entitled to the properties of any other co-partner other than their parents। कि ऐसे बच्चे सिर्फ अपने मदर और फादर की ही को-पार्टनर प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं, किसी दूसरे को-पार्टनर की राइट का क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस इज द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जलीकाट्टू जजमेंट है, याद रखना जलीकाट्टू जजमेंट जो है कौन सा है, द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट प्रैक्टिस ऑफ जलीकाट्टू एज पर द स्टेट अमेंडमेंट्स मेड टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960 बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र टू अलाउ टू कंडक्ट ऑफ एनिमल स्पोर्ट लाइक जलीकाट्टू, कम्बला, बुल कार्ट रेसिंग एटसेट्रा। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जलीकाट्टू की प्रैक्टिस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये कहा है कि जो स्टेट अमेंडमेंट्स हुए हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट,
तो उसके हिसाब से वैलिड है। और ये भी एक तरीके से स्पोर्ट्स ही होते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई रिचुअल है वहाँ का, तो उसके हिसाब से आप उसे मना नहीं कर सकते। अगर इस केस का हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे पहले भी क्या कोई ऐसा केस आया था। देखिए, इससे पहले भी एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड का केस आया था 2014 में सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जलीकाटू को बैन कर दिया गया था, बुलोक कार्ट रेसिंग को बैन कर दिया गया था। इससे क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको अननेसेसरी पेन्स होता है, सफरिंग्स होती हैं, और क्रूल ट्रीटमेंट किया जाता है बुल्स को। तो कह रहा है कि जो बैन किया गया था उसको यहाँ पर अपहेल्ड कर दिया है, यानी कि उसको वैल्यू दे दी गई है। द नोटिफिकेशन, हाउएवर दिस बैन वाज अनडन थ्रू अ यूनियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन जनवरी 2016। हालांकि 2016 में यूनियन गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आई है, उस नोटिफिकेशन के बाद इस बैन को खत्म कर दिया गया था। द नोटिफिकेशन अलाउड द प्रैक्टिस को अलाउ कर दिया गया था, बट इम्पोज सेवरल एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस दैट मस्ट बी अडर टू वाइल ऑर्गेनाइजिंग जलीकाटू इवेंट्स। पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी गई थी। 1 ईयर लेटर, एक साल बाद, जनवरी 2017 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास कर दिया था इस एक्ट के लिए, और जलीकट्टू को अलाउ कर दिया गया था एंड इंट्रोड्यूसिंग रूल्स। अब कुछ नए रूल्स लेके आ गए थे इनको चलाने के लिए। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका लेजिस्लेचर एनेक्टेड सिमिलर अमेंडमेंट्स टू द पीसीए मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट में, टू अलाउ बुलक कार्ट रेसेस। कर्नाटक और महाराष्ट्र ने बुलेट कार्ट रेस जो है इसमें अलाउ कर दी थी। Thus, a group of animal rights activities and organization challenged the union notification at the Supreme Court में इस union notification को challenge किया था, as well as both amendments after their enactment and seeking compliance of the नागार्जुन judgment, और उस judgment की compliance भी की गई थी। फिर इसमें important point था कि is the तमिलनाडु amendment contrary to the Supreme Court's ban on जलीकट्टू। क्या जो amendment आया था वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2014 का, क्या वो उसका कॉन्ट्रेरी था, उसका विरोध था? नो, द कोर्ट हेल्ड दैट तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रेरी टू द नागार्जुन जजमेंट एंड द रिव्यू जजमेंट ऑफ 2016 dismissing the plea for review of a Nagarjuna judgment as the defect pointed out by the aforesaid judgment have been overcome by the Tamil Nadu legislation by enacting the impugned तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट। तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि डायरेक्टली उसका विरोध नहीं किया गया था, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स थे उनको ओवरकम जरूर किया गया था। द अमेंडमेंट मिनिमाइज द पेन एंड सफरिंग इन्फ्लिक्टेड टू एनिमल्स। अमेंडमेंट ने क्या करा, जो पेन और सफरिंग जो है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया गया था। दिस क्रिएट ए डिफरेंट सिचुएशन, ये एक अलग सिचुएशन बन गई थी नागार्जुना के केस से रिलेटेड। एंड देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनिमल वेलफेयर एज द सी द सेम कम। अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइल किया कि स्टेट जो है वो लॉ बनाने के लिए एम्पावर्ड है। इट रिलेट्स इन पिथ एंड सब्सटेंस टू एंट्री 17। पिथ एंड सब्सटेंस का पार्ट है एंट्री 17 जो है लिस्ट 3 की, तो ये आ सकता है एंट्री 17 लिस्ट 3 बात करता है इस प्रकार के लॉ बनाने की। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर कंडक्टिंग दीज एनिमल स्पोर्ट्स इज अलाउड। तो एनिमल स्पोर्ट्स को अलाउ किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनिमल वेलफेयर बोर्ड का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनूप बरनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है, ईसीआई के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो क्या कहता है देख लेते हैं। जजमेंट डील्ड विद द इश्यूज पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 320 में दिया हुआ है ये, एंड इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ कमिटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, की जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो डिसीजन है उसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे, कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, उसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का लीडर उसमें शामिल होगा, और एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंटिल पार्लियामेंट एनेक्ट्स अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट। कि उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इस प्रकार की एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के हिसाब से ही आप जो है इलेक्शन करवा सकते हो और उसी के हिसाब से इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो 320 जो है वो बात करता है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन की। अब इलेक्शन कमीशन कहाँ दिया हुआ है उसका भी थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो है रोल है, सुपरिटेंडेंट है, वो कहाँ है, 324 में है। तो 320 जो मैंने गलती से बोल दिया था वो आपके फंक्शंस के हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, और 324 जो है इनके फंक्शन की बात करता है इलेक्शन कमीशन की। नेक्स्ट, राजकुमार @ सुमन वर्सेज एनसीटी दिल्ली। ये केस जो है 313
5 जो है सीआरपीसी उससे डील करता है। अब ये 313(5) क्या है उसको भी देख लेते हैं, आ जाओ। In this case, the only alleged incriminating circumstances appearing against the appellant in the evidence produced by the prosecution was not put to him in his statement under section 313 of the CRP, and therefore he had no opportunity to explain the said circumstances. कि जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो भी इंक्रिमिनेटिंग यानी कि उसकी सजा या उसको दोषी करार देने के मैटर में जो भी पॉइंट्स वहां पर रखे गए थे, जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किए गए थे, कहता है उसके लिए उसको मौका नहीं दिया गया। 313 में एक्यूज को मौका दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रखे और सर्कमस्टेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, इट इज अ वेल सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ दैट द इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल इज टू बी पुट टू द अक्यूज्ड एंड सो दैट अक्यूज्ड गेट अ फेयर चांस ऑफ डिफेंडिंग। तो कह रहे हैं 313 के तहत क्या है कि एक सेटल्ड लॉ है कि आप एक्यूज के सामने वो सारा मटेरियल रखेंगे और एक्यूज क्या करेगा, अपना डिफेंड करने का उसे मौका मिले और अपना पक्ष वो रखेगा। दिस इज इन रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का जो प्रिंसिपल है ये फॉलो करना होता है। सेक्शन 313 ऑफ द कोड कास्ट्स अ ड्यूटी ऑन द कोर्ट टू पुट इन एन इंक्वायरी और ट्रायल क्वेश्चन टू द एक्यूज स्पेसिफिकली, कि वो क्या करे इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर स्पेसिफिकली एक्यूज के सामने मैटर रखे, डिस्टिंक्टली और सेपरेटली फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग हिम टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो उसके खिलाफ जो भी एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस का वो अपना व्यू दे सके। फेलियर टू डू सो अमाउंट टू अ सीरियस इरेगुलरिटी विद सीटिंग ट्रायल, इसे क्या है ट्रायल भी शीट हो जाएगा। इफ इट शोज दैट accused was prejudiced, accused के साथ भेदभाव किया गया है। if any irregularity in putting the material circumstances to accused does not result in failure of justice, it becomes a curable defect। ये irregularity तो है लेकिन इसको curable defect माना जाएगा, इसको दूर किया जा सकता है। आप उसको दोबारा से मौका दिया जाए और उसको मौका दिया जाए और एक जो भी इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल रखा गया है वो उसके ऊपर अपना व्यू दे। नेक्स्ट केस है रोहन डुंगट वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, पैरोल से रिलेटेड है। इसके अंदर पैरोल से रिलेटेड कौन सा केस है, रोहन डुंगट का केस है। फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग एक्चुअल प्रिजन द पीरियड ऑफ पैरोल इज टू बी एक्सक्लूडेड। सिंपल सा बस इतना पॉइंट आप समझ लीजिए कि पैरोल का जो टाइम पीरियड है वो उसकी एक्चुअल पनिशमेंट में से एक्सक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए कोई एक्यूज है पैरोल पर बाहर चला गया, बाहर 2 साल उसने निकाल दिए, अब वो ये कहे कि वो सजा जो मेरी उसमें से ये पीरियड भी काउंट किया जाना चाहिए, तो वो पीरियड कहते हैं कि काउंट नहीं किया जाएगा। पैरोल के लिए अगर आप बाहर हो तो फिर आपका वो टाइम पीरियड पैरोल में ही काउंट होगा, न कि उस एक्चुअल पनिशमेंट में काउंट होगा, ऐसा इसमें बोला गया है। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या कहता है, ये डीमोनेटाइजेशन को है वैलिड डिक्लेयर करता है। बस इतना आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपहेल्ड कर दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन थी 8 नवंबर 2016 को, वो जो है वैलिड है, अनलॉफुल नहीं है। तो इसमें ये बात कही गई थी। साथ में इसमें जो सेक्शन 26 क्लोज 2 है आरबीआई का, वो भी इसमें डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है हमारा सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये क्वेश्चन राइज हुआ था कि सप्लाइंग कॉपीज ऑफ चार्जशीट, की जिस प्रकार से एफआईआर की कॉपीज जो है प्रोवाइड की जाती है उसको अपलोड कर दिया जाता है, उसी प्रकार से चार्जशीट को भी अपलोड किया जाना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट पर होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ मना कर दिया कि द स्टेट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू पुट सच इन्फॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट। स्टेट को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट पर लेके आइए। द प्रेयर जो है वो इसलिए की गई थी क्योंकि यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था कि उसमें ये डायरेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एफआईआर जो है वो पब्लिश होनी चाहिए 24 आवर्स में रजिस्ट्रेशन की पुलिस वेबसाइट के ऊपर। लेकिन कोर्ट ने इसमें साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि चार्जशीट जो है अलग मैटर होता है, एफआईआर अलग मैटर होता है। तो अगर आप चार्जशीट को करते हो अपलोड तो क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन इन यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन फेवर ऑफ द एक्यूज के फेवर की थी, विच कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड टू द पब्लिक एट लार्ज, जो पब्लिक के लिए ये चार्जशीट अप्लाई नहीं किया जा सकता। पुटिंग द एफआईआर ऑन द वेबसाइट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद पुटिंग द चार्जशीट, चार्जशीट के बराबर इसे नहीं समझा जा सकता। तो ये बात इसमें क्लेरिफाई हुई। सौरभ दास का केस है चार्जशीट से रिलेटेड। एज पर सेक्शन 173 सीआरपीसी एंड सेक्शन 207 सीआरपीसी, सेक्शन 207 क्या करता है, वो बात करता है कि सप्लाइंग ऑफ कॉपीज टू द एक्यूज को कॉपी दी जाएगी। Investigating agencies required to furnish the copies of the report along with the relevant documents to be relied upon the prosecution to the accused and to none others। वो क्या कर सकता है, प्रोसिक्यूशन के पास ही रहेगा और जरूरत पड़ने पर दूसरी पार्टी उसको देख सकती है। Furthermore, it was held the copies of charge sheet and the relevant documents along with charge sheet do not fall under section 41 clause B। आप इसे आरटीआई में
आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है कोक्स वर्सेस किंग्स। कोक्स वर्सेस हिकमैन का केस हमें ध्यान है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। कोक्स वर्सेस हिकमैन का केस कहाँ पर है, ये है आपका पार्टनरशिप एक्ट में। तो ये है कोक्स वर्सेस किंग्स का केस। इसमें क्या था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड डिसीजन आया था। वो क्या था, इन एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर मल्टी पार्टी एंड मल्टी कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्राइन दैट शुड बी रेलेवेंट इन आर्बिट्रेशन इंडिया, की क्लैरिफाई कर दिया कि ग्रुप ऑफ कंपनी की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, रेलेवेंट होगी। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बाइंड नॉन सिग्नेटरीज एज पर द ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो भी नॉन सिग्नेटरीज है उनको भी बाइंड करेगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये बात इसमें कही गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है महदूम वावा वर्सेस सीबीआई। Supreme Court held that in some part of the country, trial courts follow the practice of remanding the accused when they appear in the response of some summoning order. Therefore, accused, your person apprehend arrest even in cases that investigating agencies are not seeking their custody. तो क्या होता है कि जब भी ट्रायल किया जाता है तो उस टाइम में ये एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि एक्यूज को रिमांड पर भेज दिया जाता है अगर वो अपीयर भी होते हैं समनिंग ऑर्डर पे। डबल बेंच ऑब्जर्व दैट द प्रैक्टिस फॉलोड बाय द कोर्ट टू रिमांड टू the accused to custody the moment they appear in response to the summoning order has to be tested in appropriate cases. किस प्रकार का ऑर्डर जो है कुछ एक मामलों में ही किया जा सकता है। The bench made this observation while granting anticipatory bail to the accused. अब ये बात जो है कब की गई थी, जब एक accused ने anticipatory bail की डिमांड की थी, तो ये बात कही गई कि although CBI was not seeking custody, हालांकि CBI ने कस्टडी नहीं ली, the accused apprehending arrest at the behest of the trial court and this is why they seek protection. तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट केस है आपका प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ट्रांजिट बेल की एंटिसिपेटरी बेल की बात करते हैं। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल होता क्या है, ट्रांजिट बेल क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक क्राइम तो किया है हरियाणा में, आपको हरियाणा पुलिस से नोटिस आया है और आप रहने वाले हो राजस्थान की, तो आप पहले क्या करोगे कि वहाँ पर ट्रांजिट बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हो कि मुझे जो है अरेस्ट ना किया जाए, तो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन वहाँ लग सकती है। द केस रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन ऑफ 438 का इंटरप्रिटेशन हुआ एंड एग्जामिन्स द सिचुएशन वेयर द एंटिसिपेटरी बेल इज सोट टू अ जुरिसडिक्शन अदर देन द प्लेस वेयर एफआईआर हैज बीन लॉज्ड, कि बेल का जुरिसडिक्शन वहाँ भी बनता है जहाँ एफआईआर लॉज नहीं हुई है। It was held that the Court of Session or High Court, as the case may be, can exercise jurisdiction and entertain a plea for limited anticipatory bail, limited time period के लिए होगी, even if the FIR has not been filed within its territorial jurisdiction. हालांकि वहाँ पर territorial jurisdiction में वो फाइल भी नहीं किया गया है तब भी, and depending upon the facts and circumstances of the case, और facts जो है उस पर depend करेगा. If the accused apprehending arrest makes out a case for granting of anticipatory bail, but having regard to the fact that the FIR has not been registered within the territorial jurisdiction High Court, court said the case may be at the least consider the case of accused for grant of transit anticipatory bail, which is in an interim protection of the limited duration. कह रहा है कि ये interim protection होगा, limited time period के लिए ये दिया जाएगा, उसके बाद ये मैटर जो है competent court को पास भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका अपर्णा अजिंक्या फिरोडिया वर्सेस अजिंक्या अरुण फिरोडिया। ये 2023 का एक लैंडमार्क केस है, डीएनए से रिलेटेड है, इसको भी आप याद कर लीजिए। कोर्ट में ये जो है आपके पेपर में पूछा जा सकता है, चांसेस है कि ये केस पूछा ही जाएगा, तो इसको भी थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। चलिए करते हैं इस केस को। ये केस जो है डीएनए टेस्ट ऑफ पैटर्निटी से रिलेटेड है। रीड विद सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ ही रीड होगा। द अपेक्स कोर्ट बाय जजमेंट डेटेड 20/2/2023 को जजमेंट आया, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। क्या कहा अपेक्स कोर्ट ने, दैट अंडर सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट अ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज इज लेजिटिमेट। ये माना जाएगा कि चाइल्ड लेजिटिमेट है बेस्ड ऑन द प्रेजम्पशन ऑफ पब्लिक मॉरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से, अनलेस कंक्लूसिव प्रूफ इज शोन बाय द पर्सन हु क्वेश्चंस द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड दैट द पेरेंट्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू ईच अदर। अगर दोनों का एक्सेस ही नहीं था और ये प्रूव हो जाता है तो फिर उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जा सकता है। That further the court ought to exercise utmost caution before ordering for DNA tests. जब आप DNA टेस्ट के लिए ऑर्डर करोगे तो उससे पहले कुछ आपने caution सावधानी बरतनी होगी। The Supreme Court reiterated certain principles when DNA test of a minor child may be directed to be conducted. कि minor child का जब DNA कर रहे हो तो उसके लिए कुछ आपने डायरेक्शन को फॉलो करना है। पहला, a court would not be justified in mechanically directing a DNA test of a child
इन ए केस वेयर द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड इज नॉट डायरेक्टली इन इशू, जहाँ पैटर्निटी चाइल्ड की है वो डायरेक्टली इशू में नहीं है। मान लो कोई डाइवोर्स का केस है, उसमें आप साबित करना चाहते हो कि जी डीएनए करवाइए, बच्चा मेरा नहीं है, तो वो उस मामले में नहीं होगा। प्रूव बाय वे ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग इज टू बी डायरेक्टेड इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स involving allegation of infidelity only in matters where there is no other mode of proving such assertion। अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, मैरिज का भी कोई डिस्प्यूट है, उसमें और कोई रास्ता नहीं है और लास्ट चांस बचा है, तब आप कर सकते हो। इफ नो प्ली हैज बीन रेज्ड एज टू नॉन एक्सेस, अगर नॉन एक्सेस की कोई प्ली नहीं ली गई है, इन ऑर्डर टू रिबट द प्रेजम्पशन अंडर सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एंड डीएनए टेस्ट मे नॉट बी डायरेक्टेड। अगर आपने नॉन एक्सेस की प्ली नहीं ली, आपने ये कहा नहीं नहीं मैं तो उसके साथ ही था, फिर आप डीएनए के लिए नहीं कह सकते। ओनली इन एक्सेप्शनल एंड डिजर्विंग केसेस, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही आप ऐसा टेस्ट डायरेक्ट कर सकते हो। वाइल डायरेक्टिंग डीएनए टेस्ट एज ए मीन्स टू प्रूव अडल्ट्री, द कोर्ट इज टू बी माइंडफुल ऑफ द कंसिक्वेंसेज देयरऑफ ऑन द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द अडल्ट्री। अगर अडल्ट्री साबित कर रहे हो और इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बच्चा है उसके माइंड पर क्या असर होगा, समाज में उसके ऊपर एक सोशल स्टिग्मा हो जाएगा, उसके क्या क्या अलग कंसिक्वेंसेज परिणाम होंगे, इनहेरिटेंस रिलेटेड क्या परिणाम होंगे, वो भी इसमें देखा जाएगा। Thus, the Supreme Court held that DNA testing cannot be permitted if it is not in the best interest of the child। अगर ये बच्चे के चाइल्ड के बेनिफिट के लिए नहीं है तो आप नहीं ऑर्डर कर सकते। As it includes interference with the bodily integrity of a child, ये चाइल्ड की बॉडीली इंटीग्रिटी को हार्म करता है, वायलेशन ऑफ चाइल्ड्स राइट टू प्राइवेसी के राइट को वायलेट करता है, एंड एज द टेस्ट रिजल्ट्स में ऑल्सो हर्ट द चाइल्ड साइकोलॉजी इफ द लेजिटिमेसी इज प्रूव्ड। अगर इलेजिटिमेसी प्रूव कर देते हो तो बच्चे के मानसिक विकास पर फर्क पड़ेगा। हैंस द लॉ प्रोवाइड्स द कंक्लूसिव प्रेजम्पशन रिगार्डिंग द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, तभी तो कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड का, सब्जेक्ट टू रिबटल अंडर सेक्शन 112 में। तो ये कुछ एक डायरेक्शन से, इन डायरेक्शन के हिसाब से ये आप ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो केस है इन री पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, गौरव अग्रवाल 2023 का केस है, इसको भी इंपॉर्टेंट है करना है। द सेंट्रल इशू इन दिस केस वाज टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर द ग्रांट ऑफ बेल इन इंडिया। बेल को ग्रांट करने के लिए क्या उचित कदम होंगे, वो इसमें इशू था। सुप्रीम कोर्ट एनालाइज द करंट पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर द ग्रांटिंग ऑफ बेल इन इंडिया एंड फाउंड इट टू बी inadequate as it has led to inconsistencies in grant of bail and resulted in a large number of under trial prisoners being detained for extended periods without trial। बिना ट्रायल के ही लार्ज नंबर जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को इसमें कंसिडर किया गया था कि जो एट प्रेजेंट में बेल से रिलेटेड जो मैटर है या जो भी लॉ बना हुआ है वो inadequate है। Certain guidelines have been prepared by the Supreme Court for granting of bail to ensure the rights of the accused persons are protected। कुछ guidelines इसमें जारी की गई है। The court which grant bail to an under trial prisoner or convict would be required to send a soft copy of the bail order by email to the prisoners through the jail superintendent on the same day or next day। आप प्रिजनर तक वो कॉपी पहुंचाओगे चाहे उसी दिन या अगले दिन, किसके थ्रू, जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू। द जेल सुपरिटेंडेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू एंटर द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ बेल इन ई प्रिजनर सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री करेंगे। If the accused is not released within a period of 6 days from the date of grant of bail, it would be duty of the superintendent of jail to inform the secretary DLSA को और who depute PLV जो पुलिस वगैरह होते हैं, जो वकील होते हैं, पैरा वॉलंटरी जो होते हैं, उनको जेल विजिट के लिए भेजा जाएगा, उनको आप नोटिस करोगे। NIC would make attempt to create necessary fields to e-prisoner। NIC क्या करेगा, e-prisoner सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली तैयार करेगा और उसके अंदर जो है प्रेजेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर हैं, जो भी बेल से रिलेटेड है, वो उस पर अपलोड हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ अपलोड किया जाता है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो रिलीज नहीं किया गया, देन ऑटोमेटिक ईमेल कैन बी सेंड टू द सेक्रेटरी DLSA। तो एक ऐसा सिस्टम उसमें बनाया जाए कि ऑटोमेटिक DLSA को एक मैसेज भेज दिया जाए। द सेक्रेटरी DLSA विद व्यू टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द अक्यूज्ड को देखेगा एंड मे टेक हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल ऑफिसर्स और PLVs टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द inmate which may be placed before the concerned court with a request to release the conditions of bail surety। उसके बाद DLSA देखेगा कि क्या उसकी एक्यूज की फाइनेंशियल कंडीशन है और प्रोबेशन ऑफिसर को रिपोर्ट लाने के लिए उसके ऊपर कहेगा कि उसकी बेल की कंडीशन में कुछ छूट दी जाए। इन केसेज वेयर द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और कन्विक्ट रिक्वेस्ट दैट ही कैन फर्निश बेल बॉन्ड और श्योरिटीज वंस रिलीज्ड, देन इन एन अप्रोप्रिएट केस द कोर्ट में कंसिडर ग्रांटिंग टेम्पररी बेल फॉर a specified period to the accused so that he can furnish bail bond or sureties।
अब वो ये कह दे कि जी कोई मुझे बेल बॉन्ड मैंने बनना है और श्योरिटी देनी है, लेकिन मैं अभी बाहर रहूंगा तो ही मैं दे पाऊंगा, कोई और है नहीं जो ला सकता है, तो उस मामले में भी आप टेम्पररी बेल ग्रांट कर सकते हो। If the bail bonds are not furnished within 1 month from the date of grant of bail, the concerned court may so motu take up the case and consider whether the conditions of bail require modification and relaxation. अगर 1 महीने तक किसी प्रकार का बेल बॉन्ड फर्निश नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया है, तो फिर क्या करेगी, यहाँ पर कोर्ट देखेगी कि क्या कंडीशंस में कुछ बदलाव किया जा सकता है, कुछ छूट दी जा सकती है। One of the reason which delay the release of the accused convict is the insistence upon local surety. Local surety के लिए भी कहा जा सकता है कि लोकल श्योरिटी नहीं मिल रही है तो उसमें टाइम लग सकता है। इट इज सजेस्टेड दैट इन सच केसेस, इन केसेस में द कोर्ट में नॉट इम्पोज द कंडीशन ऑफ लोकल श्योरिटी। कोर्ट ये नहीं कहेगी अब लोकल श्योरिटी लाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है और वो तमिलनाडु में जाके वहाँ को एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ कोई क्राइम हो जाता है, तो वहाँ का लोकल श्योरिटी वो कैसे मैनेज कर पाएगा, तो इसलिए जो है कोर्ट ये प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप लोकल श्योरिटी ही लेके आए। नेक्स्ट केस है नईम अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसमें 277 के जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के, उसकी कंप्लायंस से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस किए थे। अब ये क्या कहा जाता है कि 277 में क्या मैटर है, पहले उसको समझिए फिर हम इस केस को थोड़ा सा समझेंगे। 277 सीआरपीसी बात करता है कि जो एविडेंस होगा विटनेस का, उसको किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो while deciding the matter, the Supreme Court observed that the evidence of the witness has to be recorded in the language of the court. कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड होगा। If the witness gives evidence in the language of the court, it has to be taken down in that language only. तो जिस भी लैंग्वेज में वो उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। If the witness gives evidence any other language, अगर जो कोर्ट की लैंग्वेज में एविडेंस जो गवाही हो रही है तो उसी लैंग्वेज में लिखी जाएगी। अगर अदर लैंग्वेज में है तो जितना संभव हो सके उसी लैंग्वेज में लिखना, और उसकी एक कॉपी जो है ट्रांसलेशन की वो कोर्ट के द्वारा प्रिपेयर की जाएगी। इट इज ओनली व्हेन द विटनेस गिव्स एविडेंस इन इंग्लिश एंड इज टेकन डाउन एज सच, ट्रांसलेशन जो है उसकी जरूरत तभी रहेगी जब वो इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो कोई ट्रांसफर की जो ट्रांसलेशन है उसकी जरूरत नहीं होगी। श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती सविता, इरिटेबल ब्रेक डाउन थ्योरी से रिलेटेड ये मैटर है, क्रूल्टी का ये मैटर है। तो इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इरिटेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज जो है वो क्रूल्टी के साथ पढ़ा जा सकता है और रेजोल्यूट किया जा सकता है मैरिज। इसमें जो है नवीन कोहली और नीतू कोहली का केस 2006 में आया था, उसको भी कंसिडर किया गया था। नेक्स्ट है मैसर्स एन ग्लोबल मर्केंटाइल लिमिट प्राइवेट लिमिटेड और इन री इंटरप्ले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड ये जो जजमेंट है ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है। तो इसको आपने उसी हिसाब से याद रखना है, पूरा डिटेल में अगर नहीं भी पढ़ा जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। A 7-judge bench of the Supreme Court ruled that arbitration clauses, if unstamped or inadequately stamped, एग्रीमेंट फिर भी एनफोर्सेबल होंगे। सिंपल सी ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको प्रॉपरली स्टैम्प नहीं किया गया जो रिक्वायर्ड था तो फिर भी उसको एनफोर्सेबल माना गया है। तो ये कहा गया है आर्बिट्रेशन के मैटर में। नेक्स्ट है मिसिज वीनू गोयल वर्सेस मिस्टर संतोष गोयल अदर्स, दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस है। इसमें क्या कहा गया कि द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज हेल्ड दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज would be bound by the terms and condition of a settlement agreement executed between the heads of two branches of the families. दो ब्रांचेज है फैमिली के, उनके बीच में किसी प्रकार का सेटलमेंट अगर किया गया है, if they have signed the said arbitration agreement that pertains to the properties owned by them, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से उसे फॉलो किया जाएगा। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस धर्मराज का केस कहता है कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एंटिसिपेटरी बेल। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब क्या होता है, अब्सकॉन्डर जो भाग जाता है, अरेस्ट नहीं होता है, तो उसको जो आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट कर सकते, ये इस केस में बोला गया था। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को राइट टू डाई के नाम से आप समझ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट मेक्स इट इजियर फॉर पर्सन्स टू ऑप्ट फॉर पैसिव यूथेनेसिया, 2018 की जो लिविंग विल की गाइडलाइंस है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो कि अगर कोई अपनी मर्जी से मरना चाह रहा है, पैसिव यूथेनेसिया है, अपनी मर्जी से मरने का मतलब है कि वो अब किसी लायक नहीं है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है उस मैटर में। Considering an application by the Indian Council for Critical Care Medicine, a constitutional bench of Supreme Court passed a modification order pertaining to the guidelines laid down in 2018 with respect to the execution and enforcement of Advanced Care Directive. जो Advanced Care है उसकी बात की गई है, as well as the procedure for passive euthanasia और passive euthanasia की भी। Now more than one guardian or close relatives can be named as surrogate decisions, कि कोई भी एक गार्जियन है उसके क्लोज रिलेटिव जो है ये डिसीजन ले सकते हैं।
फिर इसमें कहा गया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्टर्ड जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी कॉपी देने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ द लिविंग विल गिवन इन कस्टडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एग्जीक्यूटर कैन नाउ ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द डॉक्यूमेंट एज ए पार्ट ऑफ द डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट को भी कंसिडर किया जा सकता है। और इफ द परमिशन टू विड्रॉ ट्रीटमेंट बीइंग एडमिनिस्ट्रेड टू द एग्जीक्यूटिव इज डिनाइड बाय द सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इट इज ओपन टू द नॉमिनी, जो है उसके लिए ओपन है कि वो फिजिशियन जो होगा उसकी हेल्प ले सकता है, उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो अगर हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा भी अगर उससे रिलेटेड कोई भी रिट फाइल करनी है तो की जा सकती है। तो कहने का मतलब है पैसिव यूथनेसिया के लिए थोड़े से रूल और पोलाइट कर दिए गए हैं कि जो एक बिस्तर पे पड़ा है काफ़ी सालों से, अरुणा शाहबाग का जो केस था वो इससे रिलेटेड था, और अभी इंपॉर्टेंट केस आया है कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन इंडिया। तो ये जो कुछ केसेस है जिनको आपने अच्छे से करने, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फास्टली। पहला XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसके जो मैटर्स होंगे वो कैमरा में रिकॉर्ड किए जाएंगे। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मैसेज गणपति डिलगम ये बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। री आर्टिकल 370 जो है 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड है कि उसको वहां से हटाया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पुरुषोत्तम दास का जो केस है, ये केस जो है सर्विस मैटर से रिलेटेड है। अरुण बोयन का जो केस है कि वो ये कहता है कि अगर आपने अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ मेंबर भी बन गए हो तब भी आप यूएपीए में फॉल करोगे। त्रिमूर्ति फ्रेगनेंस का जो केस है वो आर्टिकल 145 क्लोज 5 से रिलेटेड है। स्मृति तुकाराम बडाडे का केस जो वल्नरेबल विटनेसेस से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड एक और केस था साक्षी वर्सेस साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का। स्टेट थ्रो सीबीआई वर्सेस श्री गंगा रेड्डी डिफॉल्ट बेल की और कैंसिलेशन की बात करता है। सुप्रीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया गया है। पंकज बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बसंत बांसल का ये कहा गया है कि अगर ईडी ने सम्मन भेजा और सम्मन को आपने नॉन कॉर्पोरेशन करा है तो भी एक ग्राउंड नहीं बन जाएगा अरेस्ट के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन का जो केस स्पोर्ट पर्सन की बात करता है, किसको स्पोर्ट पर्सन अपॉइंट किया जाएगा। रवण सिप्पा मल्लिकार्जुन का जो केस है वो इनहेरिटेंस राइट की बात करता है। एनिमल वेलफेयर जल्लीकट्टू की बात करता है। फिर है अनूप बरनवाल का जो केस है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंटमेंट की बात करता है। राजकुमार अध्यक्ष सुमन 313(5) में कि अगर एक्यूज के सामने आपने मटेरियल को पुट नहीं किया तो उसका ट्रायल भी शीट हो जाएगा, लेकिन ये क्या है इसको भी आप क्लियर कर सकते हो। इसको ये भी आप जो बता रहे हो इसके अंदर, तो ये क्या क्यूरेबल डिफेक्ट होगा। रोहन डुंगट का जो केस है पैरोल का पीरियड जो एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। विवेक नारायण का जो केस है डिमोनेटाइजेशन। सौरभ दास का केस है सप्लाई कॉपी ऑफ चार्जशीट की बात करता है। कॉक्स वर्सेस किंग्स का जो केस है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात करता है। महदूम बावा का जो केस है वो केस बात करता है, ये हमने पढ़ लिया था क्या, मुझे लगता है कि शायद नहीं पढ़ा। ये सम्मनिंग से रिलेटेड बात कर रहा है कि आप सम्मन आता है उसके बाद आप रिमांड पर भेज देते हो, उससे रिलेटेड बात कर रहा है। प्रिया अंधोरे का जो केस है ट्रांजिटेंसिस की बात कर रहा है। अपर्णा जिंकिया जो है वो डीएनए टेस्ट की बात कर रहा है। और री पॉलिसी स्ट्रेटेजी ग्रांट ऑफ बेल जो है बेल से रिलेटेड कुछ स्पेशल जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रूल होने चाहिए उसकी बात कर रहा है। फिर है नईम अहमद का जो केस है 277 की 277 बात करता है कि आप एविडेंस रिकॉर्ड करोगे तो कौन सी लैंग्वेज में होगा। श्री राकेश रमन का इरिटेबल ब्रेकडाउन का केस है। अमन ग्लोबल मर्केंटाइल और रे इंटरप्ले में ये बात कहेगी कि अगर कोई भी एग्रीमेंट अनस्टेप्ड है और प्रॉपरली स्टेप नहीं है तो आप फिर भी उसे नहीं कह सकते कि इनवैलिड है या अनलॉफुल है। मिसिस वैनू गोयल का केस जो है वो बात करता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है सेटलमेंट एग्रीमेंट की वो क्या होनी चाहिए। स्टेट ऑफ हरियाणा धर्मराज की बात करें, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। कॉमन कॉज जो है जो पैसिव यूथनेसिया है, यूथनेसिया को यहाँ पर थोड़े से रूल्स पहले सख्त थे, जो स्ट्रिक्ट रूल थे अब उनको लिबरल अप्रोच में ले लिया गया है। तो ये है इंपॉर्टेंट जजमेंट 2023 के, इसको एक बार जस्ट हल्की सी रीडिंग जरूर ले लेना। लास्ट डे जो है एग्जाम का सुबह जल्दी उठ के रीडिंग लेना, आपको सारा रिवाइज हो जाएगा और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर हरियाणा जुडिशरी एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।